नमस्कार। आज हम भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। वो जो दूसरा टेस्ट मैच था उसका आखिरी दिन और नतीजा भारत के हक में रहा। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना इस मैच और सीरीज से जुड़े कई सारे लेख और रिपोर्ट्स हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब से निचोड़ निकालकर ये समझें कि भारत ने ये 2-0 की क्लीन स्वीप कैसे की, खासकर उस आखिरी दिन क्या हुआ और इस जीत के असल मायने क्या है, इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। अगर हम 5वें दिन के खेल की शुरुआत की बात करें तो स्थिति काफी हद तक साफ दिख रही थी। हाँ, कैसे? वेस्ट इंडीज, जिन्हें पहली पारी में याद होगा आपको, सिर्फ 248 पर आउट किया था भारत ने। हाँ, और फिर फॉलो ऑन दिया था। बिल्कुल। तो फॉलो ऑन खेलते हुए उन्होंने दूसरी पारी में 390 रन बनाए। ये तो काफी अच्छा स्कोर था फॉलो ऑन के हिसाब से। हाँ, ये स्कोर अपने आप में दिखाता है कि उन्होंने लड़ाई की, खासकर जब भारत ने अपनी पहली पारी वो विशाल स्कोर 518 रन 5 विकेट पर घोषित की थी। सही बात है। मतलब फॉलो ऑन खेलने के बाद 390 बनाना ये दिखाता है कि उन्होंने आसानी से हार नहीं मानी। तो भारत के सामने लक्ष्य क्या था फिर? लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ 121 रनों का। सिर्फ 121? जी। और चौथे दिन का खेल जब खत्म हुआ तब तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 63 रन बना भी लिए थे। अच्छा, मतलब जीत के लिए सिर्फ 58 रन और चाहिए थे और 9 विकेट हाथ में थे। सुनने में तो 58 रन ज्यादा नहीं लगते, लेकिन 5वें दिन की पिच, वो भी वेस्ट इंडीज में, क्या पता कैसा बर्ताव करे। दबाव भी तो होता है आखिरी दिन। हाँ बिल्कुल होता है। तो क्या ये पीछा उतना ही आसान था जितना दिख रहा था? देखिए, यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। कागज पर तो ये काफी आसान लग रहा था, 58 रन 9 विकेट। लेकिन 5वें दिन का खेल हमेशा थोड़ा अलग होता है। पिच थोड़ी धीमी हो सकती है, गेंद पुरानी हो जाती है, स्पिनरों को मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, और कभी-कभी असमान उछाल भी। बिल्कुल। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर ना छोटे लक्ष्य को भी थोड़ा मुश्किल बना सकती हैं। तो एकदम आसान मान लेना ठीक नहीं था। तो फिर मैदान पे क्या हुआ? भारत ने इन 58 रनों को कैसे बनाया? किसने जिम्मेदारी ली? देखिए, जब आप ऐसे छोटे लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो आपको एक एंकर चाहिए होता है, एक छोर संभालने वाला बल्लेबाज। हाँ, कोई टिक कर खेले। जी। और वो भूमिका निभाई केएल राहुल ने। उन्होंने स्थिति को समझा, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और एक छोर मजबूती से पकड़े रखा। हाँ, राहुल का स्वभाव भी है ऐसा कि वो इस तरह की पारियां खेल सकते हैं दबाव में। उनकी पारी के आंकड़े क्या कहते हैं? उन्होंने नाबाद 58 रन बनाए और इसके लिए 108 गेंदें खेली। 108 गेंदें 58 रन के लिए, मतलब काफी संयम दिखाया। बहुत संयम। ये गेंदें ही बताती हैं कि उन्होंने हड़बड़ी बिल्कुल नहीं की। पारी में 6 चौके और 2 छक्के भी थे, लेकिन ज्यादातर समय उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने और खराब गेंदों का इंतजार करने पर ध्यान दिया। उनका यही संयम और मैच की स्थिति को पढ़ने की क्षमता, ये भारत के लिए बहुत जरूरी साबित हुई। क्योंकि सोचिए, अगर शुरू में 1-2 विकेट और गिर जाते, हाँ, तो फिर दबाव बढ़ सकता था। बिल्कुल दबाव बन सकता था। और दूसरे छोर पर उनका साथ कौन दे रहा था? साई सुदर्शन भी थे ना? हाँ, साई सुदर्शन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने 76 गेंदों पर 39 रन बनाए, उसमें 5 चौके भी शामिल थे। अच्छा। राहुल के साथ उनकी साझेदारी काफी महत्वपूर्ण थी। इसमें वेस्टइंडीज को वापसी का ज्यादा मौका नहीं दिया। लेकिन वो आउट हो गए थे शायद। हाँ, वो जीत तक साथ नहीं निभा पाए। रोस्टन चेस की एक गेंद पर वो स्लिप में कैच दे बैठे। ओह, और चेज, उन्होंने ही शुभमन गिल का विकेट भी लिया था ना इसी पारी में? बिल्कुल बिल्कुल। चेज ही थे जो वेस्टइंडीज के लिए कुछ उम्मीद जगा रहे थे। उन्होंने ही शुभमन गिल को भी 13 रन पर पवेलियन भेजा था। उनका भी कैच ही पकड़ा गया था। तो चेज ने भारत के गिरे हुए दोनों विकेट लिए थे। तो सुदर्शन के आउट होने के बाद कौन आया क्रीज पर? फिर ध्रुव जुरेल आए। अब ज्यादा रन तो बनाने नहीं थे, तो उन्होंने बिना किसी खास दबाव के नाबाद 6 रन बनाए और राहुल के साथ मिलकर भारत को जीत दिला दी। बस औपचारिकता ही बाकी थी अब तक। तो मतलब सुबह के सेशन में ही भारत ने आसानी से ये लक्ष्य हासिल कर लिया, कोई बड़ा ड्रामा नहीं हुआ आखिर में? हाँ, कोई खास परेशानी नहीं हुई। भारत ने 35.2 ओवर में 3 विकेट खोकर 121 रन बना लिए और मैच 7 विकेट से जीत लिया। कहने को तो मैच 5वें दिन तक गया, लेकिन अंत में जीत काफी सहज रही भारत के लिए। अब जरा उस पिच की बात करते हैं। आपने कहा कि 5वें दिन पिच थोड़ी मुश्किल हो सकती है। क्या वाकई ऐसा था? क्या गेंदबाजों को कुछ मदद मिल रही थी? देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं और जो मैच देखने से लगा, उसके मुताबिक पिच बिल्कुल सपाट नहीं थी।
ऐसा नहीं था कि बल्लेबाजों के लिए सब आसान था। अच्छा। जैसा हमने पहले भी कहा, 5वें दिन की पिच अमूमन थोड़ी धीमी हो ही जाती है। इसका मतलब है कि गेंद बल्ले पर उतनी तेजी से नहीं आती। हाँ, टाइमिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, बल्लेबाजों को शॉट खेलने के लिए खुद ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, और इसके अलावा थोड़ी बहुत स्पिन और शायद हल्का असमान उछाल भी देखने को मिल रहा था। ये सब चीजें मिलकर बल्लेबाजी को थोड़ा पेचीदा बना देती हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो राहुल की पारी और भी अहम हो जाती है, मतलब 58 नाबाद। बिल्कुल, 121 का लक्ष्य शायद किसी और दिन या किसी सपाट पिच पर बहुत ही आसान लगता, लेकिन 5वें दिन जब पिच से गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल रही हो, तब एक छोर संभालकर 58 नाबाद रन बनाना, ये दिखाता है कि राहुल ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने हालात को बहुत अच्छे से संभाला। उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को, खासकर चेस को छोड़कर हावी होने का मौका ही नहीं दिया। यह दिखाता है कि उन्होंने पिच को और खेल की जरूरत को कितनी अच्छी तरह से समझा था। ये तो हुई भारत की जीत की कहानी, लेकिन वेस्टइंडीज की दूसरी पारी, उस संघर्ष को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। फॉलो ऑन के बाद 390 रन बनाना, ये तो कमाल की वापसी कही जाएगी। हाँ, ये वाकई काबिले तारीफ प्रदर्शन था उनके तरफ से। सोचिए, जब आपकी टीम पहली पारी में बुरी तरह पिछड़ गई हो और आपको फॉलो ऑन खेलना पड़ रहा हो, तब इस तरह का जज्बा दिखाना आसान नहीं होता। सही बात है। जॉन कैम्बल ने 115 रनों की शानदार पारी खेली और शाई होप ने भी सेंचुरी लगाई, 103 रन। इन दोनों शतकों ने न सिर्फ पारी की हार टाली, बल्कि मैच को 5वें दिन तक खींच कर ले गए और भारत के सामने एक लक्ष्य भी रखा। मतलब उन्होंने ये साबित किया कि उनमें लड़ने का मादा है, जुझारूपन है। बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट में यही चीज देखी जाती है। नतीजा भले ही उनके पक्ष में ना गया हो, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि वो आसानी से घुटने टेकने वालों में से नहीं है। ये उनकी टीम के लिए यकीनन एक सकारात्मक पहलू है। तो वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में बल्ले से तो संघर्ष दिखाया, लेकिन नतीजा फिर भी भारत के पक्ष में गया। पूरे मैच के दौरान भारत का दबदबा कैसे बना रहा? उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों की बात करें जरा। देखिए, भारत का प्रदर्शन काफी संतुलित और मजबूत रहा पूरे मैच में। गेंदबाजी की बात करें तो पहली पारी में वेस्टइंडीज को 248 पर समेटना ये बहुत अच्छा प्रयास था। हाँ। फिर दूसरी पारी में भी शतकों के बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट निकाले, दबाव बनाए रखा। ये दिखाता है कि गेंदबाजी यूनिट ने अपना काम बखूबी किया। इसमें कुलदीप यादव का प्रदर्शन खास तौर पर प्रभावशाली रहा। अच्छा, कुलदीप ने अच्छा किया। हाँ, उन्होंने मुश्किल वक्त में विकेट निकालकर वेस्टइंडीज को बहुत बड़ा स्कोर बनाने से रोका। उनकी भूमिका काफी अहम थी। और बल्लेबाजी की बात करें तो पहली पारी में तो बड़ा स्कोर था ही। हाँ, पहली पारी में 518 5 घोषित करना ही अपने आप में दिखाता है कि भारत किस स्थिति में था, पूरा नियंत्रण। और दूसरी पारी में छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए, जैसा हमने बात की, राहुल ने एंकर रोल निभाया, सुदर्शन ने अच्छा साथ दिया, गिल जल्दी आउट हुए, लेकिन कुल मिलाकर टॉप ऑर्डर ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। कोई घबराहट नहीं दिखी। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की गेंदबाजी, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या उनमें वो धार थी कि 121 रन डिफेंड कर पाते? रॉस्टन चेज ने तो 2 विकेट लिए, लेकिन क्या बाकी गेंदबाज दबाव बना पाए? यहीं पर शायद वेस्टइंडीज के लिए चिंता की बात है। जो रिपोर्ट्स हैं और जो दिखा भी, उनकी गेंदबाजी में वो पैनापन या वो निरंतरता नहीं दिखी जो इतने छोटे लक्ष्य का बचाव करने के लिए चाहिए होती है। देखिए, 121 रन कम जरूर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर आप शुरुआत में जल्दी 1-2 विकेट ले लें और लगातार दबाव बनाएं, हाँ, तो मैच बन सकता है। बिल्कुल। रॉस्टन चेज ने कोशिश जरूर की, 2 विकेट भी लिए, लेकिन बाकी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर, खासकर राहुल पर, कोई खास असर नहीं डाल पाए, उन्हें ज्यादा परेशान नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या ये सिर्फ स्किल की कमी है, या रणनीति ठीक नहीं थी, या अनुभव की कमी? क्या लगता है? ये शायद कई चीजों का मिश्रण हो सकता है। हो सकता है पिच से उतनी मदद ना मिली हो जितनी उन्हें उम्मीद थी, या फिर भारतीय बल्लेबाजों ने, खासकर राहुल ने, उन्हें सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है कि भारत जैसे मजबूत और गहरे बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ अगर आपको जीतना है या कम से कम टक्कर देनी है, तो आपको लगातार मौके बनाने पड़ते हैं और दबाव बनाए रखना होता है। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी इस पारी में इसमें नाकाम रही। ये एक ऐसा एरिया है जहां उन्हें निश्चित रूप से बहुत सुधार करने की जरूरत होगी। बिल्कुल। और एक और पहलू है इस जीत का, शुभमन गिल की कप्तानी। ये उनकी टेस्ट कप्तान के तौर पर पहली सीरीज जीत थी, वो भी क्लीन स्वीप। ये उनके लिए कितना अहम है? बहुत बहुत अहम है। किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने देश की कप्तानी करना एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, और अपनी पहली ही टेस्ट सीरीज में, वो भी विदेशी धरती पर, 2-0 से जीत हासिल करना, ये उनके आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, शुरुआत अच्छी हुई। बिल्कुल। इससे न केवल कप्तान के रूप में उनकी शुरुआत अच्छी हुई है, बल्कि ये टीम के भीतर भी उनके नेतृत्व को मजबूती देगा। बेशक
आगे बढ़ी और कठिन चुनौतियां आएंगी, लेकिन ये शुरुआत निश्चित रूप से सकारात्मक है। क्या कप्तानी में उनकी कोई खास बात नजर आई इस सीरीज में जिसका जिक्र रिपोर्ट्स में हो रहा हो? देखिए, अभी इस पर विस्तार से कुछ कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये सिर्फ 2 मैचों की सीरीज थी और सामने वेस्टइंडीज की टीम थी जो शायद अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है। सही है। लेकिन हाँ, टीम ने दोनों मैच जीते, वो भी काफी आराम से। उनके फील्ड प्लेसमेंट या बॉलिंग चेंज जैसे जो सामरिक फैसले थे, उन पर आगे की सीरीज में और बारीकी से नजर रखनी होगी। पर फिलहाल ये जीत उनके और टीम के लिए एक अच्छी नींव का काम करेगी। बिल्कुल। अच्छा, मैच के बाद पुरस्कारों की भी घोषणा हुई होंगी। कौन रहे इस मैच और पूरी सीरीज के हीरो? हाँ जी, इस मैच में शानदार गेंदबाजी के लिए कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अच्छा, कुलदीप को? जी, उन्होंने मैच में अहम मोड़ों पर विकेट चटकाए और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी इस जीत में। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? वो खिताब गया रविंद्र जडेजा को, और मुझे लगता है ये बिल्कुल अपेक्षित था। हाँ, इसमें कोई हैरानी नहीं। बिल्कुल, उन्होंने पूरी सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से जबरदस्त प्रदर्शन किया। वो लगातार रन भी बना रहे थे और विकेट भी ले रहे थे। उनका वो ऑलराउंड योगदान भारत की 2-0 की जीत में निर्णायक साबित हुआ। हाँ, जडेजा का फॉर्म तो पिछले कुछ समय से कमाल कर रहा है। तो इस मैच में 7 विकेट की जीत के साथ भारत ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली, एक क्लीन स्वीप। जी हाँ, वेस्टइंडीज में जाकर 2-0 से सीरीज जीतना हमेशा एक अच्छी उपलब्धि मानी जाती है, और भारत ने ये काम बिना ज्यादा परेशानी के कर दिखाया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आते हैं? हमारे स्रोतों से क्या सीखने को मिला हमें? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहली और अहम बात तो ये कि भारत ने केएल राहुल की नाबाद 58 रनों की बहुत ही संयमित और समझदारी भरी पारी की बदौलत 5वें दिन 121 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। हाँ, राहुल की पारी अहम थी। बिल्कुल, उन्होंने दिखाया कि मुश्किल परिस्थितियों में कैसे पारी को संभाला जाता है। दूसरी बात वेस्टइंडीज के संघर्ष की है ना। हाँ, दूसरी अहम बात यह कि वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में जॉन कैंपबेल और शाय होप के शतकों की बदौलत फॉलो ऑन के बाद भी जबरदस्त जुझारूपन दिखाया। ये उनकी क्षमता का प्रमाण है। लेकिन साथ ही ये भी साफ हुआ कि उनकी गेंदबाजी में वो धार नहीं थी जो छोटे लक्ष्य का बचाव कर सके। तो ये एक तरह का असंतुलन दिखाता है उनकी टीम में। बल्लेबाजी में संघर्ष, गेंदबाजी थोड़ी कमजोर। सही। और गिल की कप्तानी और सीरीज का नतीजा? तीसरी बात, ये शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत थी, और वो भी 2-0 से क्लीन स्वीप। ये उनके कप्तानी करियर की एक मजबूत शुरुआत मानी जाएगी। और रविंद्र जडेजा? हाँ, और आखिर में रविंद्र जडेजा का प्लेयर ऑफ द सीरीज बनना उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन को दर्शाता है, जो भारत की जीत का एक बहुत बड़ा कारण रहा। ये सब बातें तो एकदम साफ हो गई। अब यहाँ से आगे सोचते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, जरूर पूछिए। हमने देखा कि वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में बल्ले से तो काफी लड़ाई की, लेकिन जैसा आपने कहा, उनकी गेंदबाजी में वो दम नहीं दिखा, वो धार नहीं दिखी। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर वेस्टइंडीज को सिर्फ संघर्ष करने वाली टीम से आगे बढ़कर लगातार जीतने वाली टीम बनना है, खासकर टॉप टीमों के खिलाफ, तो उन्हें अपनी गेंदबाजी यूनिट में किस तरह के ठोस सुधार करने होंगे? ये सिर्फ कौशल का मामला है, या रणनीति का भी, या मानसिक दृढ़ता का भी? क्या लगता है? ये बहुत ही अच्छा और वाजिब सवाल है, और इसका जवाब शायद आसान नहीं है। ये सिर्फ 1 या 2 गेंदबाजों की बात नहीं है, ये पूरी यूनिट की बात है। उन्हें मिलकर दबाव बनाना होता है। उन्हें शायद अपने आक्रमण में और ज्यादा विविधता लाने की जरूरत है। तेज गेंदबाजों को लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, अनुशासन दिखाना होगा। स्पिनरों को और ज्यादा प्रभावी बनना होगा, खासकर उन पिचों पर जो थोड़ी भी मददगार हों। और रणनीति? हाँ, रणनीति के स्तर पर भी सोचने की जरूरत है। अलग अलग बल्लेबाजों के खिलाफ क्या प्लान होना चाहिए, और उस प्लान पर कैसे टिके रहना है, दबाव में कैसे उसे अमल में लाना है, ये सब सीखना होगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है, आसान नहीं है, लेकिन ये सवाल वेस्टइंडीज क्रिकेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें इस पर काम करना ही होगा। वाकई ये एक दिलचस्प पहलू है जिस पर सोचा जा सकता है। चलिए, तो इन स्रोतों से जो भी जानकारी हमने निकाली, उम्मीद है वो इस सीरीज और खासकर इस आखिरी मैच को समझने में हमारे सुनने वालों के लिए मददगार साबित हुई होगी। भारत के लिए एक यादगार जीत और वेस्टइंडीज के लिए कुछ सबक, कुछ सोचने के मुद्दे। बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।